बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब दिखता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़ और हमेशा की तरह हम इस प्रोग्राम में प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ को डील करते हैं और उसी के हवाले से बातचीत की जाती है। हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से बात की जाती है, कमर्शियल के लिहाज से बात की जाती है और कहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को किन किन चीज़ों का जो है वो मुश्किलात में सामना करना पड़ रहा है, उस हवाले से भी बात होती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, जनाब शहरियार रजा साहब, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। इनसे ये जानेंगे कि अब जो है वो एमनेस्टी स्कीम खत्म कर दी गई है, हुकूमत की तरफ से दोबारा बहाल नहीं की गई और जब तक बहाल नहीं की जाती तब तक प्रॉपर्टी पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर अहमद साहब, जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं। इनसे ये जानेंगे कि अभी भी कुछ पैसे कमा रहे हैं या मामला ठप हो गया है, कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है निसार बदर साहब, जो कि एलडीए विक्टिमाइज्ड हैं। इनको एलडीए से कुछ शिकायत है, क्या शिकायत है वो हम आपके सामने रखेंगे। तो देर नहीं करते, प्रोग्राम शुरू करते हैं। जनाब शहरियार, आपसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। फिर से क्या चल रहा है प्रॉपर्टी की मार्केट में? कुछ अरसे से मुल्क में एमनेस्टी स्कीम की वजह से हमारे जो प्रॉपर्टी के हालात थे या प्रॉपर्टी का जो काम था उसमें एकदम बहुत अच्छा बूम आया था। उसकी कुछ वजूहात थी, क्योंकि खान साहब ने जब भी हमारे ये कोविड को, जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड के बाद हमारी मौशी हालत बहुत डाउन हो गई थी, उसके बाद खान साहब ने कुछ इस किस्म की स्कीम मुतारिफ करवाई थी, एमनेस्टी स्कीम, जिससे हमारे मुल्क में बहुत बूस्ट आ गया था। वो बहुत अच्छा चल रहा था। वो खान साहब ने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की थी। उसमें बहुत से लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको एमनेस्टी स्कीम के दायरा कार नेक्स्ट टैक्स नेटवर्क में लाया गया था। उससे काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट मार्केट इसलिए स्टेबल हो गई थी कि उसमें जो प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें सोर्स ऑफ इनकम उसका भी एक तरीक़ेकार था। फिर उसमें प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग, टैक्सेस, कैपिटल गेन टैक्स, रेवेन्यू जनरेट, बहुत सी चीज़ें बहुत हद तक स्मूथ हो गई थी। लेकिन वो कुछ अरसे के लिए एमनेस्टी स्कीम का इनेकाद किया गया था, एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए। कहा और सुना तो यही जा रहा है कि अब वो दोबारा इसको रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जब तक एमनेस्टी स्कीम दोबारा क्लोज नहीं, ओपन नहीं होती, प्रॉपर्टी के हालात वो नहीं है जो आज से कुछ 4 से 6 महीने पहले थे। अगर हम बात करें छोटी सोसाइटियों की, अगर हम बात करें प्रॉपर लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट DHA या बहरिया टाउन, जो पूरे पाकिस्तान में अब तो खैर अपने कदम जमा चुकी है, उसमें जो बड़ा इन्वेस्टर है वो एमनेस्टी स्कीम के दायरे कार से होता हुआ ही प्रॉपर्टी खरीदने था। लेकिन अब जब से खान साहब ने कि थोड़ा सा अब इसको दोबारा एसोसिएशन हमारी ये देख रही है कि इसको दोबारा कब रीओपन किया जाए, उसके मुकाबले में हालात दोबारा किस तरफ जाएंगे ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बंद करने की नौबत क्यों आई थी, इसको दोबारा बहाल क्यों करना है? वो इसलिए कि बंद, उन्होंने जब शुरू में इसको एमनेस्टी स्कीम को खोला गया था तो वो एक खास तबके और खास टाइम पीरियड के लिए खोला गया था। उससे हमें काफी हद तक प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की मार्केट में बूस्ट तो आया, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए था। अब दोबारा मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला कोशिश यही की जा रही है कि ये जुलाई या अगस्त एंड तक इसको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा और दोबारा से प्रॉपर्टी अपने दोबारा मामूल पे आ जाएगी। मामूल पे आ जाएगी। नसीर साहब, इस बात से इत्तेफाक करते हैं, आपका काम ठीक चल रहा है या एमनेस्टी स्कीम के बाद मामला खत्म हो गया? इस वक्त मार्केट फुल अरूज पे जा रही है। हकीकत बात है, सौदे कंफर्म नहीं हो रहे, लेने वाले बहुत हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने ये जो प्राइस बॉन्ड बंद किए हैं, जितनी ब्लैक मनी थी लोगों के पास वो तमाम बाहर आ गई, अरबों खरबों रुपया बाहर आ गया। अब हमारे पास क्लाइंट बहुत है मगर चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही, बेचने वाले नहीं है, लोग रोक के बैठे हुए। यानी लोगों के पास पैसा बहुत है, पैसा बेशुमार है। और ये मैं आपको बताऊं, इस वक्त बड़ा इन्वेस्टर जो है, जिनने प्राइस बॉन्ड की सूरत में पैसे अंदर रखे हुए थे, वो इस वक्त मार्केट में ला रहे हैं क्योंकि प्राइस बॉन्ड बंद हो गया। खरबों पैसे मार्केट में है, क्लाइंट चीज़ें ढूंढ रहा है, उसको चीज़ें नहीं मिल रही, बेचने वाले रुक गए और लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त मार्केट DHA, बहरिया, तमाम सोसाइटी जो मॉडल टाउन है, गुलबर्ग है, गार्डन टाउन है, कैवलरी है, कैंट है, बेशुमार क्लाइंट इस वक्त मार्केट में है, लेने वाले लोग हैं। तो ये मार्केट में तेजी की एक, यानी करोड़ों रुपए का अरबों रुपए मार्केट में अवेलेबल है, उसको समझ नहीं आ रही कि पैसा लगाऊं कहां पर, आगे कंफर्म नहीं एग्जैक्टली। ये गवर्नमेंट ने एक अच्छी, मैं समझता हूँ कि ये प्राइस बॉन्ड बंद करके अच्छा कदम उठाया है ताकि पैसा ऑटोमेटिक बाहर आया। ये जो आप साल 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्पीड है प्रॉपर्टी की, लेन देन बहुत ज्यादा सौदे हो रहे हैं।
सही। इसकी वजह मैडम ये है कि प्राइस बॉन्ड का बंद होना, इसमें गवर्नमेंट का कमाल यानी नहीं ये कि है। शहरियार नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की तरफ आ चुके हैं। जी। आगे फिर नेगेटिविटी मुझे देख रही है फिर से। ठीक है जनाब निसार साहब, वहाँ कुछ इश्यूज हैं आपके जो डिस्कस करना चाहेंगे आप? जी, मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मोहम्मद निसार बदर मेरा नाम है। हमारा इशू एलडीए के साथ तकरीबन 2016 से चल रहा है, क्योंकि एलडीए सिटी की बुनियाद इन्होंने रखी 2011-12 में। उसके बाद इन्होंने एलडीए ने एक्विजिशन का सिलसिला शुरू किया, जो ज़मीन लोगों की ज़मीन के इवज़ फाइलें देने का सिलसिला शुरू किया। उसके दौरान ये ज़मीन ख़रीदते रहे। उसके बिटवीन हमारी एक सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कक्केरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वहाँ चूँकि ऑलरेडी 70 फीट की रोड एग्जिस्ट कर रही थी, हमारे जो 2-2 कनाल के प्लॉट्स थे वो 70 फुट रोड पे एग्जिस्ट कर रहे थे। एलडीए के साथ हमारा एक पैचअप हुआ, 1-2-3 मीटिंग्स हुई। उसमें एलडीए की जो अथॉरिटी मीटिंग 2016 में 2/4/2016 में एक अथॉरिटी मीटिंग हुई, जिसमें डीजी एलडीए वगैरह एमएनए एमपीए मिनिस्टर वगैरह सारे बैठे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो 2-2 कनाल के प्लॉट्स हैं कक्केरी सोसाइटी के, उनको जितनी जगह हमारा चूँकि 70 फुट रोड था, एलडीए सिटी ने अपनी ज़रूरत के लिए इसे 150 फुट रोड करना था। उस समय हमारे प्लाटों की डायमेंशन थी 70 बाई 130। उनमें से इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक साइड से 23 प्लॉट डैमेज कर लें और वहाँ से 80-80 फुट जगह लेके 70 और 80 150 फुट रोड बना लेंगे। ठीक है, हमारी काफ़ी मीटिंगें पहले भी हुई। फिर एलडीए ने ये डिसाइड किया कि हम आपको आपकी सोसाइटी के साथ एडजस्टेंट लैंड जो है, जो आपके सोसाइटी के साथ लगती होगी, आपको हम प्लॉट देंगे। जितनी जगह आपकी सड़क में आएगी इतनी ही जगह आपको देंगे, डेवलप करके देंगे। तो फिर अच्छा किया ना एलडीए ने, तो आपको फायदा दिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन 2016 से अब तक 2021 है, ये जो मिनट्स है मेरे पास एलडीए के अथॉरिटी मीटिंग है, जो 2016 में 2/4/2016 में ये आपका मीटिंग तो हुई। मसला चल रहा है ना? जी जी। 2016 से लेके अब तक मैंने एलडीए के कुछ सैकड़ों चक्कर लगाए हैं। अच्छा। डीजी एलडीए अहमद अजीज तारड़ साहब के पास मैं खुद गया, राना टिक्का साहब हैं एडीजी एलडीए, उनके पास मैं खुद एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दफ़ा गया हूँ। वहाँ पे फाद अनीस साहब थे डायरेक्टर एलडीए सिटी के, उनके पास मैं जाता रहा। उनके पास डिप्टी डायरेक्टर हैं वाहिद साहब, उनके पास मैं जाता रहा। और वो फाद अनीस साहब की ट्रांसफ़र होगी, उनकी जगह पे खुरम साहब आए, खुरम साहब के पास मैं जाता रहा। उन्होंने कभी ये कह देते हैं सीएमपी वालों ने करना है, सीएमपी वाले कह देते हैं एलडीए सिटी वालों ने करना है। सीएमपी में है सीएमपी नदीम जैदी साहब, उनके पास मैं बारहा दफ़ा गया। उनके डायरेक्टर हैं अकरम भट्टी साहब, उनके पास जाता रहा। शफकत साहब हैं, उनके पास जाता रहा। शकील मिनाज साहब हैं, उनके पास जाता रहा। हालांकि डीजी साहब के सामने बैठते हैं सरमद साहब और जुहेब साहब, ये अलग-अलग बैठते हैं, ये भी डायरेक्टर लेवल के हैं। इनके पास भी जाते हुए तकरीबन 4-4.5 साल हो गए हैं। हमारे ये 23 मेंबर्स हैं। ये एलडीए में हमने एप्लीकेशन भी जमा करवाई, इसका भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ तक कि शफकत महमूद साहब से मैंने एक लेटर लिखवाया और वो भी मैंने इनको दिया, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हुआ। मतलब 4 साल से हमारे जो मेंबर्स हैं, मैं खुद किराए के घर में रहता हूँ। 4 साल में जो उस प्लाट में मैंने कंस्ट्रक्शन करनी थी वो तो मैं किराए की मद में दे चुका हूँ। एलडीए ना वहाँ पे सड़क बनाती है, ना हमें वहाँ पे घर बनाने देती है, ना हमारा कोई सोल्यूशन करती है। अच्छा। जब भी जाएं इनके पास ये कहते हैं जी हमारा नैब में केस चल रहा है, हमारा फलां जगह पे केस का चल रहा है। मैं तो यकीन करें मैं तंग आ गया हूँ एलडीए के चक्कर लगा के। ये जिन साहब के मैंने नाम लिए हैं ये बिल्कुल मुझे बाय फेस बाय नेम जानते हैं। 4 साल से। अच्छा, मैंने बड़ी खामोशी से बड़े तहम्मुल से आपकी पूरी बात सुनी है। रजिस्ट्री इंतकाल आपके नाम पर है? जी बिल्कुल। अच्छा, कितने अरसे से एलडीए क्लेम कर रहा है कि हम वहाँ पर सड़क बनाएंगे और बनाई नहीं है? 2016 से में ये एलडीए ने डिसीजन किया था कि हम वहाँ पे एलडीए सिटी का एक 150 फीट रोड है जो डिफेंस रोड से लिंक कर रही है। पर्पस क्या है, कहाँ लगना है वो एलडीए सिटी में जानी है रोड। एलडीए सिटी को अप्रोच करने के लिए डिफेंस रोड से
LDA सिटी में अप्रोच के लिए वो रोड बनाएगी, उसका नाम भी रखा गया सतलुज रोड। ठीक है, LDA सिटी के काफ़ी सारे मेंबर्स को इन्होंने फाइलें भेज के प्लॉट भी दे दिए हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स रहते हैं। यानी आपका हमारी कहना ये सोसाइटी है- 1988 से बनी हुई है। आपका कहना यह है कि LDA अपने मकसद के लिए ना तो आपको घर बनाने दे रहा है और ना ही आगे फर्दर कोई आपको जमीन दे रहा है। जी बिल्कुल, कुछ नहीं दे रहा, कंपनसेट नहीं कर रहा, नहीं कर रहे। ठीक है, हालांकि ये डिसाइडेड मामला है। लेकिन नहीं, जहां तक हम इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमारे साथ LDA के वाइस चेयरमैन SM इमरान साहब मौजूद थे। आपकी SM इमरान साहब से मुलाकात हुई है? मैं SM इमरान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, उनके जो PA हैं हसीब भट्ट साहब, उनसे मुलाकात हुई। टेलीफोनिकली भी मैंने उनको कॉल की, वो भी बस सब लोग ये पूछते हैं कि आज अच्छा जी, बस DG साहब के पास हम गए हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी, अच्छा जी। मैं पर्सनली आपको मशवरा सिर्फ यही दे सकती हूँ कि शायद आप गलत हाथों में फिरते रहे होंगे, ठीक है। आप एक दफा LDA के वाइस चेयरमैन SM इमरान साहब से मिले, आपने कोई शिकायत सेल के अंदर अपनी कोई शिकायत का सर दर्ज मैं करवाया हुआ है? जी मैंने उन्हें SM इमरान साहब को मैसेंजर पे मैसेज भी किया है, फेसबुक पे भी लास्ट कल बैलेटिंग हुई है, उनकी फेसबुक ID पे भी मैंने रिक्वेस्टें भेजी हैं। ये नंबर मतलब अब SM इमरान साहब का नंबर मेरे पास नहीं है, ठीक है। और अच्छा, ना ही ये लोग नंबर देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो रहा है, इससे पहले जो है वो मैं पर्सनली SM इमरान साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि माशाल्लाह आप चीज़ों को, आप मसाइल को बड़ी गहराई से देखते हैं और आपके आने के बाद जो है वो LDA में काफ़ी बेहतरी भी आई है, बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं। तो आपके इर्द गिर्द अगर इस तरह के मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं तो पर्सनली उनको देख लीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंसाफ का मसला अगर आप पर्सनली देख लेंगे तो मेहरबानी होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी बातें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने के बाद जो है वो हमारी डिस्कशन चल रही थी कमीशन को लेकर, क्योंकि नसीर साहब जो है वो कह रहे थे कि कमीशन का जो है ना वो तयन होना चाहिए। तो आप मैडम ये वाला सवाल तो हमसे लाजमी कीजिएगा। पर्सनली तो मैं खुद भी ये वाला सवाल करना चाह रही थी। नसीर साहब, कमीशन का तयन तो बहुत सारी सोसाइटीज में है और कुछ जगहों पर डीलर हजरात भी खुद अपना मार्जिन और कमीशन रखते हैं। वैसे तो रूल ये है ना कि 1% कई जगहों पर दिया जाता है, कहीं पर 2%, 1% या 2% भी दिया जाता है। लेकिन बीच में से डीलर अपनी इतनी ज्यादा फट्टी मार लेता है ना, तो उसका क्या करे? मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो फटी होती है ना, ये 2 नंबर मार्जिन आ जाता है। इसमें रोजी हक लाल की नहीं रहती, इसमें मकरू होती। हक लाल रोजी ये है, आप परचेजर हैं, वो सेलर है, अब दोनों पार्टियों को हमने सामने बिठाना है। आपको ही पता है 1% कमीशन नसीर साहब को देनी है, उनको ही पता 1% देनी है। जब डील हो जाती है, कमीशन पे आके इनकी जान निकलती है पेमेंटें लेके, इस पॉइंट पे हम कहते हैं तमाम डीलर, जितने भी डीलर हैं, उनका ये मौकफ है कि हम इन्वेस्टर को मार्केट में लाते हैं, पैसे को खींचते हैं बाहर इन्वेस्टर से मार्केट में, और सब लोग खुशहाल होते हैं। मगर इसमें डीलर को कवर अप देना चाहिए कि डीलर की कमीशन जो है उसके लिए एक लॉ बने, एक कानून बने, ताकि कोई भी जो एजेंट है उसको कमीशन की तरफ से परेशानी ना हो। मैं नाज़रीन समझी हूँ, तो ये बात है कि नसीर साहब कहना ये चाह रहे हैं कि एक पार्टी इधर है और एक पार्टी इधर है, हम पूरे 10-15 दिन लगा के वर्किंग करते हैं, उस पार्टी को स्टैंड करते हैं, टोकन बयाना शाना करते हैं, 6 माह लग जाते हैं, और वो पार्टी कहती है कि जी मैं तो आमने सामने बह कैसी गल करनी है जी, बिल्कुल। उधर 1% आंदा, इधर 1% आंदा, तो बचदा सानू कुछ भी नहीं। मगज मारी इन्नी, डेली दे पेट्रोल, डेली दा मोबाइल दा खर्चा वखरा, ठीक है। मतलब ये चाह रहे नहीं कि मतलब 1 लाख रुपया इधरों आना सी ते 1 लाख इधरों, एवें ना आवे, इकट्ठा 10 लाख आवे। नहीं, ये आप दूसरी साइड पे चल पड़ी। असल मामला ये है कि जब आपने 30 करोड़ सौदा करवाया है या 40 करोड़ सौदा करवाया, सही, बेचने वाले ने 40 करोड़ वसूल कर लिया और परचेजर ने उसको 40 करोड़ रुपया दे दिया। अब 1% कमीशन है, अगर हम कहते हैं कानूनी तौर पे 1%, तो 40 लाख रुपया बन गया डीलर का कमीशन ईच पार्टी से। अब वो 40 लाख में 40 करोड़ रुपया दे दिया, मगर 40 लाख रुपया देते उसकी जान निकल जाती है। ये तो गलत बात है ना। इस चीज को हम कहते हैं कि हम एंड तक डील करवा रहे हैं। इस चीज को हमें तफज मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से।
एक लॉ बने जिसके अंदर तमाम जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उनको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ हो, उसे टेंशन ना हो कल ये मुझे ख़राब करेगा या नहीं करेगा, उसको ये यकीन हो कि ये बंदा, इसको गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बाकायदा सहूलत है और ये चैलेंज कर सकता है, मुझे कमीशन देनी है। तो ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं उनको ये बड़ा मेन मसला है और इसको हम प्लेटफार्म पे से लाएं ताकि जो लोग सुन रहे हैं हमारी बातचीत उनको पता चले कि असल मेन मसला रियल एस्टेट एजेंट का ये है कि उसके कमीशन को, जो उसकी ब्रोकेज है, जो उसकी सर्विस चार्जेस हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक कानून बने जो बाकायदा तौर पे वो रजिस्टर्ड डीलर हैं उनके पास होना चाहिए कोई भी अथॉरिटी के, वो किसी जगह पे उनको ये परेशानी ना हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ 6 माह से साल से, तो उसको जब कमीशन का टाइम आए तो उसे रोना पड़े। ऐसा ही है। अच्छा शहरियार साहब, मेरे ख्याल में अगर मैं जहां तक देखें, आपका भी एक्सपीरियंस है, आपका भी है और आप भी समझते हैं इस चीज़ को, मैंने भी देखा है क्योंकि मैं खुद इस काम से वाबस्ता हूँ। मैंने जितना एक प्रॉपर्टी डीलर को खुशहाल देखा है ना, वो किसी और काम से मुस्लिक बंदे को इतना खुशहाल नहीं देखा। और हुकूमत जो है, देखें पहले भी मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है हुकूमत ना, इस हुकूमत में, पिछली हुकूमत में, किसी ना किसी हुकूमत में मसले मसाइल रहते ही हैं। हमने कभी भी खुश नहीं होना ना रजामंद होना है। जिन चीज़ों में हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ दे भी रही होती है ना, उथे भी ऐसी 2 नंबरी कर रहे होने हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से ये कह दिया जाए कि जी ये ऑथराइज डीलर है और आप सिर्फ इतना ही कमीशन लेते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि डीलर जो है ना उससे ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा? अगर आप 50 करोड़ की डील कर रहे हैं और आप बोलें कि जी मुझे तो इसके अंदर 1 करोड़ का कमीशन चाहिए और हुकूमत ने सेट कर दिया आपका कि आप इससे इतने % से ज्यादा नहीं ले सकते, तो क्या फिर नुकसान नहीं होगा डीलर्स को? जो बड़ी डील्स होती हैं उनके अंदर दोनों पार्टियां आमने सामने बैठती हैं। एक DHA की डील है 2 करोड़ की है, एक गुलबर्ग की, कैंट की डील है 50 करोड़ की है, 40 करोड़ की है, माल टाउन की है, गार्डन टाउन की, कमर्शियल सौदे जो हैं उसमें दोनों पार्टियां, लेने वाला भी और बेचने वाला भी सामने बैठते हैं। वहाँ मार्जिन ना बनता है, ना मिलता है, ना होता है। वहाँ पे कमीशन को अपने को तहफ़्फ़ुज़ देनी होती है कि ये बंदा कल मुकर ना जाए। अच्छा शहरी साहब, वैसे मैं शहरी की तरफ आना चाहूंगी। अच्छा ये भी है, एक लिहाज से वो कह भी ठीक रहे हैं कि चलें जो हम बीच में 2 नंबरी करके अपने पैसे रखते हैं तो उसको भी हम थोड़ा हलाल तरीके से कर लें। क्या आप समझते हैं इस पर काम होना चाहिए? पहली बात तो ये कि मैं ये 2 नंबरी वाले लफ्ज से खिलाफ करूंगा। ये एक मुकम्मल एक बिजनेस का क्राइटेरिया है। 2 नंबरी तब होती है जब आप बायर या सेलर से कोई चीज हिडन रख रहे हैं। मिसाल के तौर पे DHA का एक प्लॉट है, सपोज 2 करोड़ का है, जिनका वो प्लॉट है, अगर वो आपको वो 190 में देने को अस खुद तैयार है और वो एग्री कर रहा है कि जी मैं 190 में आपको देता हूँ, आप आगे सेलर को उसको 2 में दे रहे हैं, 198 में दे रहे हैं, 190, और वो भी लेने को तैयार है उस अमाउंट पे बाकायदा दोनों की रजामंदी से, तो मेरा नहीं ख्याल इस मार्जिन को हम किसी और तरफ ले जाएं। बाकी जहां तक बात रहेगी कमीशन की, वो इनकी बात बिल्कुल ठीक है। DHA में तो खैर रूल है, ट्रांसफर ही नहीं होती जब तक 1% कमीशन बायर या सेलर डीलर को देते नहीं। DHA का तो ये एक प्रॉपर रूल है। टोकन बयाने तक तो ठीक है, जैसे ही ट्रांसफर पर जाते हैं वहां पर डीलर पहले अपनी 1% कमीशन चार्ज करते हैं, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ जो DHA के हैं वो ट्रांसफर कराते हैं प्लॉट। DHA में तो हमें इतना इसका एक्सपीरियंस काफी 9 साल मुझे हो गए हैं, तो वहां पे 1%, लेकिन 1% वो चीज 2 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, 10 लाख की है, 1% से ज्यादा नहीं मिलती। बीच में अगर कोई थोड़ा बहुत बीच में होता है तो वो इतना कोई डिफरेंस मार्जिन नहीं होता कि वो बायर सेलर को वो ऑलरेडी ट्रांसफर करने से पहले डीलर के साथ उनकी कमिटमेंट हो चुकी होती है जो अमाउंट उन्होंने लेनी है। जहां तक बात है इसमें गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन की, तो डेफिनेटली बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बहुत बाइज्जत और बड़ा ही एक रिस्पेक्टेबल इदारा है और इसमें जो काम करने वाले हैं, और ये बहुत मेहनत तलब काम है। लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, आसान नहीं है। ये बहुत किसी इंसान का माइंड मेकअप करना, वो कुछ 100 जगह फिर के एक जगह पे वो फाइनलाइज करता है, ये बड़ा टफ काम है। इसको इतना इजी, हाँ जी, उसकी जब अर्निंग आती है तो लोगों को लगता है 2 लाख आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, लेकिन उसके पीछे डीलर की बहुत ज्यादा मेहनत होती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली भी और मेंटली भी, नो डाउट। इसके लिए ये अब पाकिस्तान की रियल एस्टेट के जो प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशंस हैं, इनके जो प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद में सरदार ताहिर साहब, लाहौर डीलर एसोसिएशन के हैं ताहिर मसूद साहब, वो लोग बहुत वर्किंग कर रहे हैं इस पे। काफ़ी सारी मीटिंग्स, 1, 2, 4 मीटिंग्स में मेरा भी जाने का इत्तेफाक हुआ है।
वो इस पे काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं कि मतलब डीलर को, जितने भी डीलर हैं, खा वो किसी भी एरिया का है, उनको सिक्योर किया जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके लिए काफ़ी सारी मतलब कन्वेंशंस भी हुए हैं। ये पिछले दिनों ये कलमा चौक के पास एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें मैं गया था। जितने भी ताज थे, वो एक लॉ था 26A, उसके अगेंस्ट वहाँ मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ है। वो ये सब लोग जो हैं, ये जो डीलर हजरात हैं, ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने एक पूरी एसोसिएशन बनाई हुई है। इस्लामाबाद में सरदार ताहिर में चौधरी साहब हैं, वो हैं। लाहौर में ताहिर मसूद साहब हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। ये अच्छा, सारे नसीर डीलर्स साहब, के, आपने जो बात की थी ऑथराइज्ड जी हाँ। डीलर्स की, तो कैसे पहचान होती है एक ऑथराइज्ड डीलर की? वो तमाम जो डीलर हैं, रियल एस्टेट एजेंट हैं, वो रजिस्टर्ड करवाएं अपने आप को। नहीं करवाएं, या मतलब कि करवाने के बाद काम शुरू करते हैं? नहीं नहीं, आप कुछ जो गली मालूम है, उन्होंने तो खुद ही दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। जो प्रॉपर प्रोफेशनल लोग हैं, काम करते हैं, उन्हें बाकायदा रजिस्टर्ड हैं। तो हमारा ये बड़ा पुराना मसला है जो गवर्नमेंट नहीं सुन रही। कौन सा? हम कहते हैं कमीशन वाला? कि जो कमीशन है डीलर की, कमीशन से निकले ना, कमीशन वाली बात हो गई है। ऑथराइज्ड डीलर की पहचान बताइए। अच्छा डीलर, जितने भी आपके जो प्रोफेशनल को लोग हैं, उन्होंने बाकायदा रजिस्टर कराया अपने आप को अच्छा डीलर। क्या पहचान है चाहिए? जी, ऑथराइज डीलर की पहचान ये है कि एक तो उसका ऑफिस रजिस्टर्ड होता है, कंसर्न जिस एरिया में वो काम कर रहा है, वेदर वो बैरिया टाउन में काम कर रहा है, DHA में काम कर रहा है, गुलबर्ग में काम कर रहा है, इस हर जगह की अपनी अपनी एक रजिस्ट्रेशन फर्म है जो प्रॉपर रजिस्टर्ड करती है। जैसे हम DHA के, हमें DHA का एक रजिस्टर्ड अपना हम उसमें टैक्स फाइलर भी हैं, उसमें हम टैक्स पेयर भी हैं, फिर बाकायदा हमारे ऑफिस की इंस्पेक्शन भी होती है ईयरली बेसिस पे, एवरी 6 मंथ। और फिर हम जब भी किसी ऑनर का या बायर सेलर का प्लॉट ट्रांसफर कराने जाते हैं, तो हम एक DHA रजिस्टर्ड डीलर्स को एक कार्ड इशू किया हुआ है, उसके बिहाफ के बगैर हम प्लॉट किसी का सेल परचेज नहीं कर सकते। और डेफिनेटली मैं ये मशवरा भी दूंगा आने वाले नए, आजकल क्योंकि बहुत यंग लॉट इसमें काम कर रही है, अपने आप को डेफिनेटली रजिस्टर्ड करवाएं, उससे मार्केट में और कस्टमर पे आपका एतमाद बढ़ता है। एग्जैक्टली। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा कि आप क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग से हैं, और आजकल मार्केटिंग का जो काम है वो बड़ा तेजी से चल रहा है, ठीक है? और मेरे ख्याल में डिजिटल मार्केटिंग से ही अब सारी चीजें हो रही हैं। अब वो वाला सिस्टम नहीं रह गया कि हाँ वॉकिंग क्लाइंट आ रहा है, इक्का दुक्का क्लाइंट वैसे भी आ जाता है। ये जो इतनी ज्यादा सोसाइटीज आ रही हैं, उनकी फाइल गई होती है अप्रूवल के लिए, अप्रूवल अभी हुआ नहीं होता, कागजों पर साइन अभी हुए नहीं होते, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग शुरू हो जाती है। कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ आप हमें 30% पेमेंट दीजिए और आके अपना घर बनाना शुरू करें। बिल्कुल ऐसे। तो इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। इसमें ये है कि सबसे पहले आजकल का जो क्लाइंट है, अगर आप, मैं आज से 5-7 साल पीछे चला जाऊं तो क्लाइंट को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब सबसे बात, जब लोग सोसाइटी काटते हैं, सबसे पहले कस्टमर या क्लाइंट देखता है कि इसके पीछे बिल्डर कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसके पीछे अगर कोई बहुत अच्छा बिल्डर है जो ऑलरेडी 2-3 सोसाइटियां पहले डिलीवर कर चुके हैं, तो फिर फाइल सिस्टम सेल करने में और आजकल ज्यादा शरकपुर रोड पे चले जाइए, GT रोड पे चले जाइए, सारी, लेकिन उन ग्रुप्स के नाम चल रहे हैं। काफी नाम है, मैं यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा लेना, लेकिन वो नाम वो हैं जो ऑलरेडी उन रोडों उनका काम और चल जी ऐसे ही है वहां पे वो जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी 2-3 सोसाइटियां पहले डिलीवर कर चुके हैं, लोगों का एतमाद उन पे बैठ गया है। अभी आप GT रोड पे 3 सोसाइटियां उठा के देख लें, हम भी खैर उनका काम कर रहे हैं, शरकपुर रोड पे भी है, तो वो अभी अपने इनके सिर्फ PP1 जमा होता है, तो दे आर सेलिंग देयर ऑल फाइल्स। उसके बाद बेल्टिंग पे जब भी जो भी प्रोसीजर है वो आप बेहतर समझती है, लेकिन लोग ग्रुप्स को देख के, बिल्डर को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक दूसरी ब्रेक का वक्त भी हो गया है, और इस्लामाबाद की सिचुएशन E11 की भी आपके सामने है। मुतादिद सोसाइटीज जो है ना वो बनती जा रही हैं, लेकिन एक टाउन प्लानिंग के लिहाज से शहरियार और नसीर साहब हम बड़े वीक हैं। हमें टाउन प्लानिंग में जो है वो किस कदर सोच विचार करने की जरूरत है, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक को जाने से पहले हम इस्लामाबाद के हवाले से बात कर रहे थे, E11 के हवाले से बात कर रहे थे। बात ये भी हो रही थी कि टाउन प्लानिंग कितनी जरूरी है, लेकिन इस सवाल पर आने से पहले मैं निसार साहब की तरफ जाना चाहूंगी कि वो इस इशू पर बात कर रहे थे। निसार साहब, आपका क्लेम मैंने पहले भी सुना है
अभी मैं फिर आपसे चाहूंगी कि आप अपना मुद्दा जरा सामने रखिए और आप अब डिमांड क्या कर रहे हैं, चाहते क्या हैं एलडीए से आप? हम एलडीए से 2016 से यही चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने एलडीए सिटी के लिए अप्रोच रोड बनानी है वो अपनी सड़क बनाएं, हमें जो अल्टरनेट प्लॉट देने हैं वो दें, ताकि हमारे पास जो रिमेनिंग जगह बचती है हम उसको अपना घर बना सके, उसे इस्तेमाल कर सके, ना कि हम इसी चक्कर में रहे कि पता नहीं एलडीए ने ये जगह लेनी है या नहीं लेनी। मैं एलडीए के पास गया था अपनी जगह का मैप अप्रूव करने के लिए। अब मैं इस वक्त मेरे पास जो पोजीशन है वो 2 कनाल का है, 4 दीवारी हुई भी है उसके ऊपर? हाँ जी, 4 दीवारी बाउंड्री वाल मैंने की हुई है। मैंने उनसे कहा जी मुझे आप 2 कनाल का नक्शा मेरा अप्रूव कर दें। इन्होंने मुझे 3 महीने दलील करने के बाद ये कहा कि जी हम आपका प्लॉट जो नक्शा है वो 2 कनाल का नहीं अप्रूव कर सकते, रोड की जगह निकाल के बाकी जो जगह बचती है उस पे आप अप्रूवल करा रहे। मैंने कहा जी फिर जो जगह मेरी सड़क में आ रही है या हमारा, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं 23 लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैंने 500 वोट लिए हैं, फंसे हुए वहां पे। मैंने 500 वोट है हमारे वहाँ पे, हमारा इलेक्शन हुआ है, हमने वहाँ पे मैंने ये सब जो जितने भी हमारे 23 लोग हैं, ये लिस्ट है मेरे पास उनकी, ये सब लोगों ने मुझे कहा है कि हमने आपने वोट दिए हैं और आप हमारे ये मसाइल हल करवाएं। इनमें से काफ़ी सारे लोग खुद भी चक्कर लगाते रहे हैं, मैं मतलब बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी जाता रहा हूँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है, नदीम जैदी साहब से मैंने मिन्नत भी की है, अहमद अजीज तारर साहब से मैंने मिन्नत की है, सीएमपी जो हैं अब लास्ट टाइम जो लाज रखी उन्होंने नहीं रखी, नहीं कोई नहीं ये तो इनको तो दिखा रहे थे कि उन्होंने ऑल्टरनेट आपको दिया है कि यहाँ पर देंगे जमीन आप, ये सिर्फ हमें लिख के दिया है, लिखकर कोई जगह कोई किसी जगह का तयन किया है कि इस जगह पे हम आपको रिप्लेस करेंगे? उन्होंने हमें जगह बताई है लेकिन वो जगह एलडीए की मलकियत नहीं है, वहाँ वो किसी और की मलकियत है। इन्होंने सिर्फ कागजों पे वो ड्राइंग बनाई है और हमें कह रहे हैं जी ये देंगे। हमने कहा जी यही दे दें, हमें कोई एक फाइल ही दे दें खाली, ताकि हमें ये पता हो कि आप अपना रोड बनाएं, ये अपना रोड बनाएं, एलडीए सिटी को अप्रोच दें और हमें फाइल ही दे दें, ताकि हमें ये तो पता हो। एलडीए ऐसा अदारा है कि अगर आप 20 साल भी ना जाए इनके पास या ज़बानी कलामी इनके पीछे लगे रहें, ये आपको 20-20 साल तक रोलते हैं, इतना परेशान करते हैं कि आप यकीन करें कि मुझे जाते हुए मेरी जूतियां घिस गई एलडीए के दफ्तर में। तकरीबन 20 लोग डायरेक्टर लेवल के, एडीजी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जो हैं राना टिक्का साहब और नदीम जैदी साहब सीएमपी चीफ मेट्रोपॉलिटन, ये मुझे देखते ही ये आइमाई शाही शुरू कर देते हैं। ये कोई काम नहीं करते और ना कोई कॉल अटेंड करता है और ना कोई मैसेज सुनता है। जाएं तो 11-12 बजे तक ऑफिस में नहीं मिलते। ये तो ज्यादती है वैसे शहरियार साहब, बहुत यकीन करें हमारे यहाँ पे ऐसे मेंबर हैं जो बेवा है। एटलीस्ट वो मुद्दा जनवन है या नहीं जनवन है या उसका मसला क्या है, लेकिन एक बंदा आजकल के दौर में एक टाइम निकाल के आपके दफ्तर के चक्कर लगा रहा है तो आपको कम से कम सुनना चाहिए उसको, वो चाहे आम है चाहे खास है, वो जो भी है वो इंसान अपना टाइम निकाल के आ रहा है। मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, कॉल हिस्ट्री है मेरे पास कि एक बंदे को मैंने 20 दफा दिन में फोन किया, उसने एक दफा, मैं नदीम जैदी साहब का अभी मेरे सामने आप कॉल कर लें, मैसेज आ जाएगा प्लीज टेक्स्ट मी, टेक्स्ट भी किए मैंने, वॉइस मैसेजेस भी किए, व्हाट्सएप भी किए और नवीद भट्टी साहब को किए, अहमद अजीज तारक साहब के पास मैं खुद गया, सरमद साहब है उनके जो पर्सनल हैं जो स्टाफ ऑफिसर है उनके पास गया, वहाँ पे जुहेब साहब हैं, वो मुझे मतलब देखते हैं कि मैं 2 साल से आ रहा हैं, वो कह रहे जी हम नहीं कुछ कर सकते। मेरे ख्याल में गिनती के सारे अफसरान के नाम तो बता तो जुबानी याद है। मतलब ये मैं कर रहा हूँ कि मैं इनके पास मिन्नतन रिक्वेस्टन भी गया हूँ कि हम यहाँ पे हमारे ऐसे मेंबर हैं जो बेवा है, उनका घर नहीं है, वो किराए पे रह रहे हैं, ठीक है, तो ये उनका मसला हल करें। आप वहाँ पर 4 दीवारी करके अपने घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आ जाते हैं फिर? हाँ जी, गिराने आ जाते हैं, गिराने आ जाते हैं लेकिन हल नहीं बताते। साहब उनको मुद्दा समझ में आया आपको? जी मैं काफ़ी देर से इनकी बात सुन रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में होता ये है, सोसाइटी जब जो भी अप्रूव जब होती है तो एलडीए उसकी मुकम्मल पहले छानबीन करके फिर जिस साहब ने उसकी पेमेंट करके वो पूरी जगह ली होती है। इनका मसला चूंकि बहुत पुराना है, 2016 से है, तो ये इनको थोड़ी सी तगोदो और करनी पड़ेगी, क्योंकि
इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले की हालात वाकयात टोटल और थे रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, और इनकी गवर्नमेंट के बाद से बिल्कुल चेंज है। तो अब इनको फिर थॉरोली शुरू से देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मैं इनकी बात समझाऊं, इनका स्टिल लिटिगेशन में कोई मसला होगा, क्योंकि वो लैंड शायद अप्रूव ना हो जो सोसाइटी में इनकी जगह आ रही है, बट इनको तगो दो। लेकिन हमारी सोसाइटी उनके नाम पर है, हमारी सारा कुछ उनके नाम पर है। सोसाइटी LDA से मेरे ख्याल approved में नहीं, देखिए मुझे आपकी जो केस है ना उसकी निटी-ग्रिटीज का तो ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझी हूं, अगर आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन है, आपके नाम पर रजिस्ट्री इंतकाल है, फिर सारा गिराने नहीं कुछ, आ और आप सकते। ये रजिस्ट्री नहीं, ये तो फिर तो उनको आना बायोमेट्रिक चाहिए कि ट्रांसफर है। सानू माड़ी की जमीन दे दो, उन्होंने मैंने तरले हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि हमें हमारी ही जगह दे अपनी दें। जगह दीजिए, बिल्कुल ऐसे। ये नहीं है कि कोई हम LDA से कोई रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो हमारी है वो तो हमें बना लेने दे, वो तो हमें दे दे। अगर आपने सड़क बनानी है तो बनाए, तो बनाना शुरू हमें करें फिर। हमारी जगह जो है वो हमें तो दे दें। वो हमारी अपनी जगह नहीं हमें मिल रही, हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते। यानी ना तो खुद कुछ कर रहे हो ना आपको करने दे। बिल्कुल 2016 से स्टिल, और मैं इतना परेशान इस हूँ। प्रोग्राम के थ्रू आपकी आवाज और आपकी बात तो LDA मैं इमरान खान साहब से भी जाती तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं, कुछ औरतें 2 3 4 ऐसी हैं जो बेवा हैं, वो किराए के घर में रहती हैं। मैं खुद किराए के घर में रहता हूँ। किराया दे दे के 25-30 हजार रुपया मंथली किराया दे दे के जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी थी वो तो मैं किराए के मद में दे चुका हूँ 4 साल में। भाई यहाँ पर तो एक और दिमाग में बात आ गई है, वो ये है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बेघर अफराद को छतों की सहूलत देने के वादे तो किए गए हैं, लेकिन जिन लोगों की जमीन है और जो अपना घर और अपनी छत बनाना चाहते हैं, कम से कम उन्होंने तो बना लें दो। खुदारा इस मसले को जाती तौर पे देखिएगा। शहरियार, आपसे बात टाउन प्लानिंग के हवाले से मैं करना चाहूंगी। इस्लामाबाद की सिचुएशन आपके सामने, हालांकि इस्लामाबाद को बनाया इस तरह से गया है कि अगर बारिश बहुत ज्यादा हो तो बाद में नजर नहीं आता कि यहाँ पर बारिश हुई भी थी, ठीक है। लेकिन मैंने फुटेजेस देखी, मैंने ऐसी चीजें देखी वहां पर कि गाड़ियां बह रही हैं वहां पर, और उसकी रीजन ये भी आई है कि वहां पर नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई है, चाइना कटिंग। तो वो कटिंग तो इधर लाहौर में भी हो रही है। इसमें मैं थोड़ी सी ब्रीफली बताना चाहूंगा कि चाइना कटिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली इस्लामाबाद पिंडी, क्योंकि वो थोड़ा सा बारानी इलाके हैं, वहाँ पे हर थोड़े से एरिया के बाद नाला, और तो नाला लई के आगे उन्होंने एक सोसाइटी शुरू की थी उस वक्त भी पहले भी। लेकिन इसका वो प्रॉपर पाकिस्तान में निज़ाम इसलिए अभी नहीं बन सकता क्योंकि लाहौर में भी सेम, ये GT रोड को देख लें, शरकपुर रोड को देख लें, ये एरियाज भी सारे उन्हीं इसी तरह के। लेकिन इसकी अभी टाउन प्लानिंग कोई हमारी समझ में तो अभी तक आ नहीं रही। हमारी समझ में अभी तक सिर्फ यही गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़रूरी ज़मीन है वो टेक ओवर कर रही है और उसको वो फ्लैट करके सोसाइटी काटी जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देखना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि सोसाइटियों के साथ साथ लोगों को अपनी जान बचाने की भी जरूरत भी है, जान बचाने की भी जरूरत है। मेरे ख्याल में आने वाली नस्लें जो ना हमारी, वो छलियां गन्ने इनकी बजाय जो है ना वो 5-5 मरले के प्लॉट खाएगी हैं, 3-3 मरले के कमर्शियल खाएगी। अब हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, ठीक है नसीर साहब जी, लेकिन हम अपनी उसी ज़राई ज़मीन को काट के छोटी छोटी बस्तियां, छोटे छोटे वो कस्बे जाना, उनको भी हटा कर जो है हम सोसाइटीज बना रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये अच्छा रुझान है, हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? ये मैं समझता हूँ कि ये शहर के लिए और आवाम के लिए जहर कातल है। शहर को ऊपर जाना चाहिए, हाई राइज बिल्डिंग बननी चाहिए। एग्जैक्टली शहर जब फैलेगा तो इर्द गिर्द तमाम ग्रीन एरिया खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन बढ़ेगी और सब लोग जो हैं वो शहर का जो माहौल होगा, इर्द गिर्द का माहौल तमाम आप उसको कवर कर देंगे, ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, इन्वायरमेंट आपकी जो है, जो आपका माहौल है उसमें आपको परेशानी होगी, फिर मुख्तलिफ बीमारियां फैलेंगी। तो शहर को ऊपर जाना चाहिए, बजाय के कसूर तक हम चले गए हैं, उधर मुरीदके तक चले गए हैं, बॉर्डर तक चले और सोसाइटी के अंदर गुजरावाल तक लाहौर, हाँ जी, मुरीद के भी लाहौर में आ जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक ट्रेंड है, लोग ज़मीन परचेज करते हैं, उसके बाद कॉर्पोरेशन से मिलके, LDA से मिलके वो प्लाट बेचने शुरू करते हैं। और कुछ लोग ऐसे सादा लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, प्लाट TV पे ऐड देखा, ना लोकेशन का पता है, ना डेवलपर का पता है, ना बिल्डर का पता है, जाके फाइल परचेज कर ली। वो डेवलपर क्या करेगा, बिल्डर सबसे पैसा इकट्ठा करेगा, ना उसने LDA से NOC लेना है और भाग जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक ट्रेंड है जिसमें सब लोग देखते हैं ऐड TV में, वो आप शरक रोड पे चले जाएं, GT रोड पे चले जाएं, फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, बहुत ज़्यादा
लोग, सादा लोग लूटे जा रहे हैं, जिनको कहते हैं आप 20,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, और एक रेंट पे जो बंदा रह रहा है वो उसकी कोशिश होती है कि मैं अपना घर बना लूँ, अपना घर बना लो, सही। वो उसका ख्वाब चकनाचूर करते हैं ये डेवलपर बिल्डर। इनकी भी गिरफ्त जो है वो होनी चाहिए मजबूत, ताकि लोगों को जो है लूट ना सके। बिल्कुल सही। ये सिर्फ और ना ऐसे जो लोग एक नहीं, और ऐसे एक कम नहीं, पैसे ऐसे वाले ना, मुताबिक कम केसेस पैसे पड़े वाले हुए लुटते हैं। हैं। इनके मिडिल क्लास गिर्द जो तबका। है वो घेरा तंग होना चाहिए। जो Exactly. बिल्डर्स जो है ना वो इस तरह की हरकत करते हैं और गरीब लोगों को लूटते हैं, फिर बाद में रफू इसमें लूटते ही गरीब लोग लोग हैं। जो है वो अच्छी खासी मोटी तगड़ी अमाउंट देते हैं आला अफसरान को, और वहां से फिर निकल जाते हैं और आगे जाके फिर एक नई सोसाइटी बना के बैठ जाते हैं। Exactly. आपने एक बड़ी खूबसूरत बात किया है कि शहर को फैलना नहीं चाहिए बल्कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, Exactly. हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बिल्कुल। और जाहिर बात है मेरे ख्याल में बिल्डर्स को ही ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप जी। समझ रहे हैं, क्योंकि आप तो मार्केट के लोग हैं, आप समझ रहे हैं कि Basic- बिल्डर्स जो है सोसाइटी की बजाय अब हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली काफी जा रहे हैं। और बेसिकली पंजाब में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि कराची या दुबई की बात ले लें तो वहाँ लोगों का ऑलरेडी रुझान हाई राइज बिल्डिंग की तरफ भी है, लेकिन पंजाब में लोगों का माइंडसेट जो है ना वो हाई राइज बिल्डिंग में वो रहना पसंद नहीं करते। लेकिन पिछले कुछ अर्से से मैं देख रहा हूँ कि हाई राइज बिल्डिंग की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, जो कि हमारे मुल्क और हमारे आवाम के लिए बहुत अच्छी है, आवाम के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अभी गुलबर्ग के अंदर 20 से 25 प्रोजेक्ट जो हैं हाई राइज हाई राइज चल रहे हैं। चल रहे हैं अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स का। जी ठीक हाँ। है। तो जो- अपार्टमेंट्स की तरफ लोगों का रुझान है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब जो लोग 4 कनाल में रह रहे थे या 8 कनाल में रह रहे थे, तो वो घर जब सेल आउट करते हैं तो कहते हैं हमें एक अपार्टमेंट मिल जाए, हम उसमें रह लेंगे, इतना बड़ा घर नहीं हम संभाल सकते। तो ये काफ़ी ट्रेंड अब आ गया पंजाब में भी। सही। हाँ जी। अच्छा निसार साहब, आपको तो माशाल्लाह से निसार ही, नाम ही निसार है आपका। प्रोग्राम बिल्कुल अपने अख्ताम पर है, कुछ कहना चाहेंगे आप तो आप एक बार फिर मौका देते हैं आपको। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा LDA के तमाम दोस्त अहबाब से, जो लोग आपके पास मुश्किलात लेके आते हैं, आप इनको अव्वलीन तरजीह से उनके मामलात को खुश उसलूबी से हल करें, ताकि लोग, जब LDA का नाम आता है लोगों के जहन में फ़ौरन आ जाता है कि यहाँ पे करप्शन होती है। मैं एसएम इमरान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना सिस्टम ऐसा बनाएं कि जिसमें लोगों के दिमाग से ये करप्शन वाला कंसेप्ट जो है ये निकल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सैयद इमरान साहब, एसएम इमरान साहब इस पे पूरी वर्किंग करेंगे, और जो लोग मुतासरीन हैं या हमारी ये ककेरी सोसाइटी के मुतासरीन हैं, इनके लिए पर्सनल तौर पे कोशिश करके हमारा सॉल्ट आउट जल्दी से जल्दी कर देंगे इंशाल्लाह। इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत वैसे बात की है। देखें, जो चीज़ लोगों के दिमाग में चल रही होती है ऑब्वियसली उसी हवाले से बात की जाती है। जब भी LDA का नाम आता है तो करप्शन माइंड में आती है, वल्ला ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। रियल एस्टेट जो है वो हमारी कंट्री के लिए एक बैकबोन है, और हम चाहेंगे कि हमारी बैकबोन जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, ताकि हम सीना तान कर जो है ना वो अपने माशी हालात का मुकाबला कर सके। ठीक है, इसी के साथ ही मैं शुक्रिया करूंगी अपने तमाम मेहमानों का। शहरियार बहुत शुक्रिया। नसीर साहब दोबारा आपको दावत देंगे। ठीक है निसार साहब, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी तो कोशिश यही होगी कि आपका मुद्दा LDA तक पहुंचे और LDA के आला अफसरान तक पहुंचे, और हमारे इस प्रोग्राम के जरिए अगर आपका मसला हल होता है तो वो जल्द से जल्द हल हो जाए। नाज़रीन, अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हैं कि हमारी रियल एस्टेट में इस तरह की इस्लाहात आनी चाहिए या हमारी रियल एस्टेट में इस तरह की बेहतरी आनी चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, तो आप इस प्रोग्राम के फीडबैक के जरिए हमें जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।